नमस्कार। हम लोग एक दोराहे पे खड़े हैं और अभी जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रभाव निरंतर हमें देखने को मिल रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हो रही है और इसके साथ साथ खेती पर इसका बहुत बुरा असर देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है या बर्फ़ गिरती है, ओले गिरते हैं, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका सबसे जो बुरा असर होता है अर्थव्यवस्था में वो खेती के ऊपर ही होता है। हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हमारे जो विश्व के संगठन हैं उनने रोम सम्मेलन में 1972 में ये बात सबसे पहले आइडेंटिफाई करके मानी थी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो गैसों का उत्सर्जन है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभावित हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये चीज़ हो रही है और इसमें CO2 प्रमुख गैस को माना गया, जिसकी वजह से ये परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब भारत के साथ साथ विश्व की जनसंख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है और सभी लोगों के मन में, सरकारों के मन में, नीतिकारों के मन में ये विचार है कि खाद्य सुरक्षा को कैसे स्थिर रखा जाए और इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट किस तरह से भरा जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब औद्योगिकरण हो रहा था तो विश्व में बहुत सारे खेती के ऊपर प्रयोग किए गए और नई नई तकनीकें, नए बीज, नए तरह के फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और मशीनें एग्रीकल्चर क्षेत्र में आईं, जिसकी वजह से उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा। पर इसके साथ साथ जो समस्या खड़ी हुई कि जो परंपरागत फसलें थीं उनका उत्पादन घट गया और जो R&D करके, रिसर्च करके बीज बनाए गए थे कंपनियों द्वारा, उनको बहुत प्रचारित किया गया और सरकारों ने भी खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रख के नए बीजों को बहुत अधिक तक अपनाया और इसका परिणाम ये हुआ कि गेहूं और चावल दो प्रमुख खाद्य फसलें हो गईं। भारत में तो हम जानते हैं कि हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल ही प्रमुख रूप से उपजाए जाने लगे और बाकी फसलों का क्षेत्रफल कम हो गया। पर गेहूं और चावल में मौसम की बहुत मार होती है और इसका उत्पादन महंगे खाद और पेस्टिसाइड डालने के बाद ही होता है। तो दुनिया अब ऐसे बीजों की खोज कर रही है जो विश्व की खाद्यान्न आपूर्ति को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सके। इसी कारण दुनिया के सभी देशों का ध्यान अब परंपरागत जो बीज हैं, मिलेट्स हैं, जिनको हम मोटे अनाज कहते हैं, उनकी ओर गया है। और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा कि वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित भी किया। हम ये जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप इस समय मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप है। इसके बाद भारत का नंबर आता है और भारत एशिया का 80% और विश्व का 20% मोटा अनाज उत्पादित करता है। मोटे अनाजों में कौन कौन से अनाज आते हैं? तो अगर हम जानते हैं कि इसमें ज्वार, बाजरा, कंगनी, कोदो, समा, रागी, कुटकी आदि इस तरह के फसलें आती हैं और इन अनाजों को हम सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन अनाजों में फाइबर, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, अमीनो एसिड, विटामिन ई, विटामिन B6, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैरोटीन आदि ऐसे तत्व होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर केमिकल्स और हाइब्रिड सीड और GM सीड की वजह से बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो चूँकि ये अनाज उच्च पोषण देते हैं, बेहतर स्वास्थ्य के साथ बदलती जलवायु में भी
ये जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इन अनाजों को विश्व में सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रख के अगर हम भारत की बात करें तो दो प्रमुख पॉलिसी बनाई गई। एक पॉलिसी थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य, और दूसरा था पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें ऐसे गरीब तबकों को राशन कार्ड के ऊपर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। और एमएसपी और पीडीएस की वजह से हमारे देश में गेहूं और चावल का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है और मिलेट्स का जो उपयोग है वो बहुत तेज़ी से घटता गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो अच्छे उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, जो संपन्न किसान हैं, उन्होंने मिलेट्स की खेती बंद कर दी। और मिलेट्स की खेती जो अभी लोग कर रहे हैं उसमें गरीब, लघु और सीमांत किसान और मुख्य रूप से वो क्षेत्र हैं जो आदिवासी क्षेत्र में आते हैं, जहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं है या जहाँ सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ इन अनाजों की खेती कम होती है। इसके कारण इनकी उत्पादकता कम होती है, बाज़ार में इनकी मांग नहीं है तो मूल्य नहीं मिलते हैं, और जहाँ उत्पादन होता है और जहाँ बाज़ार है उस क्षेत्र में डिस्टेंस बहुत है, तो वहाँ की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूटी हुई है, जिसकी वजह से इनका उत्पादन घटता जा रहा है और लोग मजबूरी में ही ये खेती कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि विश्व में मिलेट्स की तरफ बहुत तेज़ी से ध्यान गया है और भारत सरकार भी इसको तेज़ी से प्रमोट कर रही है। हम जानते हैं कि कमोडिटी मार्केट में जो बड़े प्लेयर हैं वो तीन तरह के लोग हैं, उनको हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है होलसेलर, दूसरा है प्रोसेसर और तीसरा है एक्सपोर्टर। इन तीनों की तीन कंडीशंस होती हैं। जो बेसिक कंडीशन है मार्केट की वो है ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा, सेम क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी, लगातार और एक जैसी गुणवत्ता, और तीसरा कॉम्पिटिटिव प्राइस, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य। अब ये जो लघु और सीमांत किसान हैं ये तीन शर्तें बाजार की पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए मिलेट की मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। दूसरी जो समस्या है वो है प्रोसेसिंग की, क्योंकि ये मोटे अनाज हैं और इनके दाने अलग अलग होते हैं, तो इनकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत महंगी होती है और सामान्यतः इसके लिए अभी उच्च कोटि की मशीनें बाज़ार में नहीं हैं और इस वजह से लोग इनकी प्रोसेसिंग में रुचि कम दिखाते हैं। तो क्या कर सकते हैं? भारत सरकार अकेले क्या कर सकती है और इसके जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है? तो अगर हम सरकारी बात पहले करें तो सरकार क्या कर सकती है कि कुछ नीतिगत परिवर्तन सरकार अगर करती है तो मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसमें उत्पादकों को उत्पादन अनुदान दिया जा सकता है, इसमें एमएसपी को बढ़ाया जा सकता है सभी फसलों के लिए, और पीडीएस सिस्टम में इसको अनिवार्य किया जा सकता है ताकि लोग ये गल्ला उठाएं और इसकी मार्केटिंग हो सके। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में जहां खाना दिया जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, मिड डे मील है, इन सब में मिलेट्स के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि लोगों में इसके प्रति रुचि जागृत हो। अगला जो सरकार काम कर सकती है और जो कर भी रही है वो है निर्यात नीति को ऐसा बनाना ताकि जो प्राइवेट निर्यातक हैं वो काम कर सकें। तो अभी जो काम एपीडा कर रही है कि वो ब्रांडिंग कर रही है, वो अलग अलग फूड फेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, मॉल्स में वो दुकानें खोल रहे हैं, पर ये सरकारी एजेंसी के माध्यम से नहीं हो सकता है। यहाँ प्राइवेट एजेंसियों की ज़रूरत है जिनको ब्रांडिंग और मार्केटिंग का अनुभव है और जो लंबे समय तक इसमें बिजनेस बना सकते हैं। तो सरकार को ऐसे जो जैसे
अभी गल्फ फूड फेयर है, फूडेक्स है, सियोल कोरिया का फूड मेला है, सिडनी का फूड मेला है, बेल्जियम का बेवरेज शो है, जर्मनी का बायो फ्रेंच और अनुगा फूड फेयर है, सैन फ्रांसिस्को का विंटर फैंसी फूड शो है। इन सब जगह उन लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए जो मिलेट्स के या तो उत्पाद बना रहे हैं या जो बनाने में रुचि रखते हैं। अगर उन लोगों को हम ले जाएंगे तो एक स्थायी व्यवस्था होगी। हम ये जानते हैं कि फूड हैबिट्स में कभी भी परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो पहले हर क्षेत्र के अपने नाश्ते होते थे और अपने खाद्य पदार्थ होते थे और उनको पकाने का अपना तरीका होता था। लेकिन जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां आईं और उन्होंने ये पूरे परिदृश्य को बदल दिया। इसमें चाहे वो केलॉग्स के सीरियल्स हों, नूडल हों, बर्गर, पिज्ज़ा, हॉट डॉग या जो दूसरे मूसली वगैरह जो हैं, जो नाश्ते के सीरियल्स हैं, इनकी ब्रांडिंग की गई, इनकी कहानी लोगों को बताई गई, कंज्यूमर अवेयरनेस की गई। तो ये काम जो प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां हैं उनको ही हमें देना चाहिए। जैसे कोका कोला, पेप्सी, HUL, नेस्ले, मैगी, लेज, ब्रिटानिया, डाबर, गोदरेज, पतंजलि, ITC, जुबिलेंट फूड और मैरिको तरह की जो कंपनियां हैं जो नाश्ते के लिए सामान बनाती हैं, बिस्किट बनाती हैं या दूसरे फूड आइटम्स, रेडी टू फूड आइटम बनाती हैं। इन कंपनियों का रोल यहाँ सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। उनको जैसे प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उस तरह की स्कीम में उन्हें अनुदान देना चाहिए। फिर ग्रामीणों में भी उत्पादन के प्रति रुचि जागृत करना है और मिलेट्स के उत्पादन में स्टैंडर्डाइजेशन करना है। तो इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयंसेवी संगठन है, स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स में लगाना चाहिए, अवेयरनेस के लिए लगाना चाहिए ताकि वो प्रोडक्शन करके मार्केट तक उस प्रोड्यूस को भेज सकें। तो इस तरह से ये जो 3 मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स और FPO, NGO और स्टार्टअप, इनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम काम करते हैं तो निश्चित ही हम मिलेट्स को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो वित्तीय वर्ष 2023 मिलेट वर्ष है, इसका हम न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ लेंगे बल्कि हम अपने किसानों को भी अच्छी प्राइस देके उनके लाइवलीहुड को बचाने में मदद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।